जल्द ही आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ 27 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और 2 मार्च को आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है बोर्ड का। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है। मार्च 2024 में जो आपका पेपर होगा उसके लिए क्वेश्चन पेपर है, हिंदी विषय का है। 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। सेट बी है, इससे पहले मैं जो है सेट ए का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप सेट ए का पेपर भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर के। यहाँ से खंड कैसे आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। और छात्रों को हिंदी विषय में ग्रामर के क्वेश्चनों में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सैम्पल पेपर से आपके ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है पीताम्बर और मर्ग नयन विग्रह करके इसका समास बताना है। दूसरा क्वेश्चन है सवर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अधि, सु, इन दोनों उपसर्गों का यूज करते हुए एक एक नया शब्द बनाना है। और फिर है पर्वत और पत्नी पर्यायवाची बताने हैं इन दोनों के। लड़का क्योंकि, उसका, बाहर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द छांटने हैं इसमें से। और अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, तो इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है और इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है वो बताना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये थे ग्रामर के क्वेश्चन। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था पीताम्बर और मर्ग नयन विग्रह करके समास बताना था। तो पीताम्बर का विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, और इसके अंदर बहुव्रीहि समास का यूज किया गया है। और दूसरा शब्द था मर्ग नयन, मर्ग के समान नयन यानी कि जिसकी आंखें मर्ग जैसी हों। और इसके अंदर जो समास है वो है कर्मधारय समास। और दूसरा क्वेश्चन था सवर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो सवर का सवर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। तो सवर संधि के बारे में पूछा था, तो सवर संधि का आंसर है सवर का सवर से मेल होने पर यानी कि मिलाप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। और उदाहरण यहाँ पर है महा प्लस आत्मा जिससे बनता है महात्मा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था अधि और सु उपसर्गों से एक एक नया शब्द बनाना था। तो अधि से बन गया अधिनियम और सु से बना सुपुत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन था पर्वत और पत्नी, इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची बताने थे। तो पर्वत का है पहाड़ और नग, और पत्नी का है गृहिणी और भार्या। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर विकारी और अविकारी शब्द छांटने थे। तो विकारी शब्द लड़का और उसका है, और ये अविकारी शब्द है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अविकारी शब्द आएगा क्योंकि और बाहर। अगले क्वेश्चन के अंदर अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखे, तो अलंकार छांटने थे। तो पहला जो सेंटेंस था वो था पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसके अंदर जो है उपमा अलंकार है। और दूसरा सब सेंटेंस है मेघ आए बड़े बनठन के, तो इसके अंदर है मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन था चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आंसर देके चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण और तगण नहीं होते। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो ये उदाहरण था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो है किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। जो इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर निबंध लिखने हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, और ये एप्लीकेशन और लेटर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो बाद में अपने चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, एप्लीकेशन भी, लेटर भी, और उसके अलावा जो निबंध भी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वही करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड ख के अंदर जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो है क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।
तो पहला क्वेश्चन है, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा व्यंग्य। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में निहित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है? तो आंसर आएगा इसका अवधि। ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी समृति को कवि ने पाथेय कहा है? तो आंसर है पत्नी की समृति को। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फागुन में गाया जाने वाला गीत है? तो वो है फाग। ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फसल की कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो आंसर आएगा करोड़ों। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक किसे कहा गया है? तो सरगम के उच्च स्वर को। तो ऑप्शन जो ख है वो आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम बताना है और कविता का। तो कवि हैं इसके तुलसीदास और कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रघुकुल परंपरा की क्या विशेषता बताई गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रघुकुल परंपरा में देवता ब्राह्मण हरि के भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो रघुकुल के लोग हैं वो देवता ब्राह्मण हरि के भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भृगुसूत किसे कहा गया है? तो आंसर आएगा परशुराम को। उसके बाद अगला है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंभड़तिया सीताफल को से क्या अभिप्राय है? कुंभड़तिया से क्या अभिप्राय है? तो आंसर आएगा सीताफल को कहा जाता है। यानी कि कुंभड़ बत्तियाँ जो हैं सीताफल को कहा जाता है। और इस कविता के अंदर जो है कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति जो है उसको बोला गया है, ये उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं, इसका जो है काव्यांश और काव्य सौंदर्य बताना है, भाव और काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर आंसर है, भाव के अंदर बताया गया है, सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पीड़ित और प्यासे लोगों के हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आह्वान किया है। बादलों की गर्जन शक्ति के रूप में है और ये बादल नया जीवन देने वाले हैं। और जो काव्य सौंदर्य है उसके अंदर खड़ी बोली का यूज किया है, छंद मुक्त कविता है, संबोधन है इसके अंदर, ललित यानी कि पुनरुक्ति, प्रकाश यानी कि अलंकार का यूज किया गया है और उपमा अलंकार का भी यूज हुआ है, बाल कल्पना के से पाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें 2 क्वेश्चन है। सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें दोनों क्वेश्चनों का। पहले क्वेश्चन का आंसर है, गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है। यानी कि गोपियों ने योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी के साथ की है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है, उत्साह कविता का मूल स्वर क्रांति है। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन तर्जन से, अपनी विद्युत और वर्ज जैसी कठोरता से तृप्त धरा को शीतलता और ये तप्त हैं यानी कि गर्म धरा को यानी कि गर्म धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और जन जीवन को एक नया जीवन पाने हेतु उत्साहित कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर छिपे गुणों व शक्ति की घोषणा करके अपने अधिकार पाने हेतु प्रवृत्त हो सकता है। वह ऐसा करके परतंत्र यानी कि
दास्ता की बेड़ियों को भी तोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्षितिज गंधखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न के उचित उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हालदार साहब। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए कितने कोस की दूरी तय करते थे? तो आंसर आएगा 30 कोस की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है? तो आंसर आएगा व्यंग्य। तो ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखिका मनु भंडारी अपनी बड़ी बहन सुशीला से कितने साल बड़ी थी? तो आंसर है 2 साल, 2 वर्ष। ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है नौबत खाना। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? तो लेनिन को। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पैसेज है आपकी किताब से और उसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ एवं रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि लेखक का और पाठ का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है एक कहानी यह भी और लेखिका है इसकी मनु भंडारी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया था? हड़ताल जो थी वो की गई थी आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में। तो यहाँ पर पहली ही लाइन के अंदर इसका आंसर था, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान, तो यानी कि सभी के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, छात्रों का बड़ा समूह क्या कर रहा था? तो आंसर है सभी कॉलेज स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। तो यहाँ से आंसर है इस क्वेश्चन का, सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान कर रहे थे। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। अगला क्वेश्चन है, पिताजी के मित्र का स्वभाव कैसा था? तो आंसर है दकियानुसी, यहाँ पर आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लू उतारना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है चुगली करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रामवृक्ष बैनीपुरी तथा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उसकी जो रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। जिस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध थे और लेटर और एप्लीकेशन के लिए था, उसी तरह से जो जीवन परिचय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। बाल गोविंद पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और इसके अंदर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? आंसर देखें। तो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देखें, रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित यह पाठ एक संदेशपूर्ण रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे अद्भुत चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है, यानी कि साधु का वेश धारण करने से और हवन वगैरह करने से कोई सन्यासी नहीं बनता है। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इस लेख के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है और ग्रामीण जीवन की सजी झांकी प्रस्तुत की है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर देखें, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है वही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए किसी नई चीज़ का आविष्कार करता है। मनुष्य कोई कितनी ही बारीकियां क्यों न जान ले, परंतु संस्कृत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होगा। इसलिए अन्य व्यक्ति न्यूटन से ज़्यादा सभ्य तो हो सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ग, और यहाँ पर जो है आपके कृतिका भाग 2 के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा, और दूसरा है कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, और तीसरा क्वेश्चन है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। आंसर देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, पहला क्वेश्चन था लेखक का नाम तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे पड़ा। तो आंसर देखें। बचपन में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। जब वह अपने पिता को पूजा करते देखता तब अपने माथे पर तिलक लगवाने का हठ करता, यानी कि जिद करता। उसके पिता उसके चौड़े माथे पर भभूत से त्रिपुंड यानी कि 3 आड़ी रेखाएं कर देते हैं। इस रूप में वह बिल्कुल बम बोला दिखाई देता। इस तरह उसका नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। और दूसरा क्वेश्चन था कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। तो आंसर देखें। कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी बर्फीली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है तथा कभी अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वह अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। तीसरा क्वेश्चन था लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो आंसर देखें। लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में अधिक सहायक होती है। अनुभव लेखक के अंदर की व्यवस्था तथा आकुलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं होता जितनी अनुभूति होती है। लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तथा कल्पना का होना अनिवार्य है, न कि सिर्फ अनुभव का। सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा जो अनुभूति है उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आएंगे। नैतिक शिक्षा की बुक से 4 तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है उपरोक्त सभी। और तीसरा क्वेश्चन है जिसके पास धन है वह व्यक्ति को समाज क्या समझता है, यानी कि जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है। तो आंसर आएगा इसका अच्छे कुल का भी, महान भी, पंडित भी। तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में किसे पूजा जाता है। तो आंसर है न्याय को। उसके बाद 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है कैसे। आंसर देखें। तो आंसर देखें, जिस व्यक्ति को कर्म करने में ही आनंद का आभास होने लगता है, यानी कि जिस व्यक्ति को काम करने में आनंद आने लगता है तब उसकी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर ही निर्भर केंद्रित हो जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को काम करने में आनंद आने लगता है तो वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समान भाव रखता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें एक समान हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा कर्मयोगी कहा जाता है, यानी कि जो कर्म करता रहता है और फल की चिंता नहीं करता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है। इसकी सुदृढ़ता तथा व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना अधिक सघन है और एक है वह उतना सशक्त और प्रभावशाली भी होता है। जिस देश के जन समुदाय में जितनी अधिक सद्भावना, सहिष्णुता, बलिदान की भावना है वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है।
तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।